वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जियो पॉलिटिक्स की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अब तक आपने न्यूज़ सुन ही ली होगी। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन पार्टी के साल 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 13 जुलाई को जब वो यूएसए की स्टेट पेंसिल्वेनिया में अपनी एक इलेक्शन रैली कर रहे थे, इसी समय क्या हुआ ना, वहाँ पर पेंसिल्वेनिया का ही एक लड़का था 20 साल का, जिसका मीडिया रिपोर्ट में नाम फिलहाल के लिए थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बता रहे हैं। उसने अपनी AR-15 राइफल से ना 8 राउंड फायर किए और ट्रंप को असैसिनेट करने का एक अटेम्प्ट कंडक्ट किया, जिसमें वो नाकाम रहा। और ये अटेम्प्ट इतना क्लोज था ना कि सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने बताया अगर 1 मिली सेकंड पहले भी फायर किया गया होता ना तो आज शायद ट्रंप हमारे बीच में नहीं होते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक गोली ने ट्रंप को हिट किया है और वो उनके कान के पास लगी है, और अगर 1 डिग्री का एंगल भी राइट की तरफ होता ना तो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेन को वो गोली हिट कर देती है, और ऐसे में जो वाइटल ऑर्गन्स है ना वो काम करना बंद कर देते। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूएसए हो, आपकी माइटी इकोनॉमी है, आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एक 70 साल से ऊपर के आदमी को अगर ब्रेन में गोली लगती है तो बचना वैसे ही नामुमकिन है। ट्रंप की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट करने के लिए आया हुआ था उसका जो निशाना है वो चूक गया था। जैसे ही ट्रंप पर पहला राउंड फायर हुआ ना, जो मैथ्यू था उसकी लोकेशन रिवील हो गई और स्टेट सीक्रेट सर्विसेज काउंटर की जो स्नाइपर टीम उस समय ट्रंप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, उसमें से जो दूसरी टीम थी उसने मैथ्यू का एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि जो पहली वाली टीम थी ना उसके पास विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी क्योंकि पेड़ बीच में आ रहा था। जो भी हो, गोली लगने के बाद ट्रंप थैंकफुली बच गई। उन्होंने फाइट 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 के नारे भी लगाए। इसके बाद जो सिक्योरिटी टीम है उनको वहां से लेके गई। इस इंसिडेंट के थोड़े ही समय बाद ना व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कहा कि जो यूएसए है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैगा और यहाँ पे जो चेंजेस है ना वो डेमोक्रेटिक तरीके से होने चाहिए। वायलेंस की हमारे इलेक्शंस में कोई जगह नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जो बाइडेन, वर्ल्ड लीडर्स ने भी अपने कंसर्न रेज किए। इसमें जर्मनी, जापान, यूके, इटली, फ्रांस सभी शामिल हैं। रशिया की तरफ से भी एक आवाज़ आई, लेकिन उसकी टोन काफ़ी अलग थी। ट्रंप पर जब हमला हुआ ना तो उसके बाद क्रेमलिन ने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है ना, इन्होंने बेसिकली ट्रंप को लेकर जो माहौल बनाया हुआ है वही इस हमले के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर क्रेमलिन किस माहौल की बात कर रहा है? देखो, अगर आपने बारीकी से देखा है ना तो ट्रंप के बयान को लेकर ना वेस्टर्न मीडिया बहुत ही बटा हुआ रहता है, क्योंकि जो ट्रंप के बयान है ना वो सेंटर से काफी दूर राइट विंग के होते हैं, लेकिन जब भी उनकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है ना वो सेंटर राइट विंग के आसपास इंप्लीमेंट होते हैं। आपको मैं ना एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने नाटो के बारे में सुना है? ट्रंप बार बार कहते हैं कि जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे इसके बाद वो यूएसए को नाटो से पुल आउट कर देंगे। क्या जेन्युइनली ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप की आइडियोलॉजी यही है, लेकिन क्या ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में ऐसा कुछ किया था? जवाब है नहीं। ऐसा ट्रंप कर नहीं पाए थे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई रीजन थे, लेकिन क्या ट्रंप सेकंड टेन्योर में ऐसा करेंगे? देखिए, इसके चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। कई सारे यूरोप के देश हैं जो 2% अपनी जीडीपी का भी अपने डिफेंस सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करते, इसलिए जो नाटो का सारा बोझ है ना वो अमेरिका के ऊपर आ जाता है। और ट्रंप का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि हम ही हैं जो नाटो को फंड कर रहे हैं। ऐसे में अगर मेंबर कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी पे करने लगती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि नाटो एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव ट्रीटी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और शायद ट्रंप अमेरिका को नाटो से पुल आउट ना भी करें। आप इसे ऐसे समझ लो, जब ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में यूएसए के प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी ना, उस समय यूएसए ने जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ अपनी जो डिफेंस ट्रीटी साइन की हुई है ना उनको रिन्यू किया था। और असेसमेंट में क्या मिला कि जो इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ चुकी है, इसलिए जो यूएसए के सोल्जर्स साउथ कोरिया में और जापान में डिप्लॉय किए हुए हैं ना, इनके लिए अब जो वेजेस हैं वो बढ़ाने होंगे, और इसके लिए जो सिक्योरिटी चार्जेस अभी तक यूएसए ले रहा था इन दोनों देशों से, अब इनको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जो स्टेटमेंट्स होती थी वो फार राइट के आसपास फॉल करती थी, लेकिन जब भी इंप्लीमेंटेशन उनकी होती थी वो सेंटर के आसपास फॉल करती थी। ये तो फॉरेन पॉलिसी का था। आपको इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। माइग्रेशन को लेकर और इमिग्रेशन को लेकर आपने ट्रंप के बयान कई बार सुने होंगे। वो बोल चुके हैं कि हमें मैक्सिको के साथ जो हमारी सीमा लगती है वहाँ पर एक दीवार बनानी होगी ताकि इलीगली जो भी यूएसए में घुसने की कोशिश करता है उसको रोका जा सके, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना वो कुछ ऐसी है कि ये सिटीजन्स जो होते हैं बन जाते हैं और बाद में जो व्हाइट कॉलर्स जॉब है ना हमारे व्हाइट अमेरिकन्स की वो ले लेते हैं। अपने इन्हीं बयान को ध्यान में रखते हुए जब ट्रंप ने पहले टेन्योर में पावर हासिल करी थी तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी? जवाब है हाँ, उन्होंने एक वॉल बनाने की कोशिश करी थी। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको जो ट्रेड में स्पेशल स्टेटस मिलता है, जैसे कि इंडिया को जो जीएसपी का स्टेटस मिलता था उसको खत्म कर दिया। और एक बार को तो खबर ये भी आ रही थी कि जो H1B वीज़ाज है ना इनके जो नंबर हैं हर साल इशू किए जाते हैं वो फॉल आउट कर जाएंगे, लेकिन क्या ये सब पूरी तरीके से हो पाया? जवाब है नहीं। इवन अभी आप ट्रंप के अगर बयान को देखोगे ना कुछ महीने पहले के, तो उन्होंने कहा कि जो यूएसए है ना आने वाले समय में उसको स्किल्ड इंडियन लेबर्स चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में चाइना के साथ ना सिर्फ एक ट्रेड वॉर होगी बल्कि एक टेक वॉर भी होगी। इसमें अगर यूएसए चाहता है कि उसके पास एक एज रहे तो उसको स्किल्ड इंडियन लेबर फोर्स की जरूरत होगी। ये 2 एग्जाम्पल ही नहीं है, इसके अपार्ट फ्रॉम भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो ट्रंप है ना उनके बयान एक बार को फार राइट विंग में फॉल तो करते हैं, लेकिन जब भी पॉलिसी के थ्रू उनको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है ना तो सेंटर राइट विंग के आसपास ही उनको इंप्लीमेंट किया जाता है।
लेकिन जो मीडिया है ना उसने ट्रंप की छवि कुछ ऐसी बना दी है कि ट्रंप एक फार राइट विंग लीडर रहेंगी, और जो क्रेमलिन है ना वो यही हाईलाइट कर रहा है। बेसिकली उनका ये कहना है कि ये जो माहौल बनाया हुआ है ना असैसिनेशन के अटेम्प्ट के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है। और मुझे से पर्सनली पूछे ना तो ये रिस्पॉन्सिबल रीजन जायज़ भी लगता है। रीज़न 20 साल का एक लड़का जिसने अभी तक अपनी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की है, और मुझे पर्सनली लगता भी नहीं है कि जिसको ठीक से ये भी पता होगा कि राइट विंग क्या होता है और लेफ्ट विंग क्या होता है, जिसके स्कूल फ्रेंड्स का और पेरेंट्स का ये कहना है कि बिहेवियर उसका नॉर्मली था। हालांकि सीक्रेट सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट्स में ये पाया है कि अक्सर उसको स्कूल में बुली किया जाया करता था, उसकी रैगिंग की जाती थी। पर मैं नहीं मानता कि ये एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न हो जाएगा कि आप ट्रंप की हत्या की कोशिश करो। मुझे से पर्सनली पूछिए ना तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है वो है यूएसए का रेकलेस गन कल्चर। कहने के लिए तो मैंने इसको रेकलेस गन कल्चर बोल दिया, लेकिन अगर आप यूएसए में देखोगे ना तो ये उनका बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिला हुआ है। और ये राइट क्या कहता है कि यूएसए के जो सिटीजन्स हैं ना वो फायर आर्म्स होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो, वो डिफेंस का वेपन हो या फिर अटैक का वेपन हो। और इसको लेकर जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना वो इतने आसान है कि आपको ना के बराबर कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है। यही वजह है कि आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, यूएसए में ना यूट्यूबर्स की एक अलग से कैटेगरी है जो फायर आर्म्स के एक्सपर्ट्स बनते हैं। वो आपको लिटरली ट्यूटोरियल देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से फायर आर्म्स को आपको लोड करना है, किस तरीके से आपको उसको फायर करना है, किस तरीके से आपको उसको होल्ड करना है। और ये यूट्यूबर्स छोटे नहीं है, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। और इस केस में भी ना ऐसा ही देखने को मिला है। ये जो थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था ना, ये एक टेक्सास बेस्ड यूट्यूबर को फॉलो करता था जो फायर आर्म्स पर वीडियो बनाता था, और इसके 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। सीसीटीवी फुटेज में जो थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की वीडियो सामने आई है ना, उसमें जब वो एम्यूनेशन खरीदने के लिए जा रहा है ट्रंप को असैसिनेट करने के लिए, तो उसने वही टी शर्ट पहनी हुई थी जो वो यूट्यूबर मर्चेंट के थ्रू बेचा करता था। तो इन दी एंड लॉ के बेस पर आप फायर आर्म्स होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपको उनको किस तरीके से यूज़ करना है। पर एम्यूनेशन का क्या, गवर्नमेंट उसको तो कंट्रोल करती होगी ना। अच्छा ये बताओ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्या है? सर ये एक वेंडिंग मशीन होगी, इसमें से जूस की कैंस बाहर आती होंगी, कोको कोला की और पेप्सी की। नहीं, ये वेंडिंग मशीन तो है लेकिन इसमें से जूस की कैन बाहर नहीं आती, इसमें से चिप्स भी बाहर नहीं आती, इसमें से गोलियां बाहर आती हैं। एम्यूनेशन, आपको जिस भी कैलिबर की जो भी गोलियां चाहिए यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप एम्यूनेशन को खरीद नहीं सकते थे, आपको एमयू स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अब इनको ग्रोसरी स्टोर्स में भी लगा दिया। और ये सब ट्रंप को असैसिनेट करने से पहले 4 दिन पहले ही टेक्सास में, अलाबामा में और ओक्लाहोमा में लगाई गई हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेंड बरकरार रहेगा। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ ना, लुइसियाना यूएसए का 28वां राज्य बन गया जिसने लॉ पास कर दिया, जिसके थ्रू अब कोई भी जो है ना फायर आर्म्स को होल्ड कर सकता है पब्लिक प्लेस में, और उसकी सिक्योरिटी ट्रेनिंग, इसके अलावा जो उसका बैकग्राउंड है ना वो चेक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो फायर आर्म्स है ना वो लोडेड भी हो सकता है। लुइसियाना अकेला ऐसा स्टेट नहीं है यूएसए का। फिलहाल के लिए यूएसए में ना 27 से ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो फायर आर्म्स को होल्ड करने के लिए परमिट चाहिए ना उसकी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर रखा है। और स्टैटिक के बेस पे अगर आप देखोगे ना तो ये दिखाई भी दे रहा है, जो गन वायलेंस के चलते हर साल यूएसए में डेथ होती है ना, उनमें यही स्टेट सबसे आगे हैं। इवन अगर आप यूएसए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रनर्स को देखोगे ना, उनके बीच में इलेक्शंस की फाइट को देखोगे तो वहाँ पे भी आपको गन वायलेंस काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। यूएसए में अब तक 45 प्रेसिडेंट हुए हैं और इनमें से 4 को तो असैसिनेट ही किया जा चुका है। इंडिया में भी असैसिनेशन हुए हैं, लेकिन इंडिया में जो केस है ना वो अलग है, चाहे इंदिरा गांधी का हो या फिर राजीव गांधी का हो। यूएसए में अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखोगे ना तो सबसे पहले 1865 में अब्राहम लिंकन को असैसिनेट किया गया था। इसके बाद जेम्स गारफील्ड को 1881 में असैसिनेट किया गया था। इसके बाद विलियम मैककिनले को 1901 में असैसिनेट किया गया था। और इसके बाद बड़े चेंजेस किए गए थे। अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी और जो प्रेसिडेंट है ना उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी। लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? जवाब है नहीं। 1963 में जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो बच गई। 1981 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को किसी ने गोली मार दी थी लेकिन वो बच गए थे। ऐसा ही 1933 में रूजवेल्ट के साथ हुआ था जब किसी ने उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चला दी थी और वो बच गए थे। एक बार तो 1975 में जो प्रेसिडेंट हैं ना गेराल्ड फोर्ड, उनको एक ही महीने में 2 बार असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी और किस्मत दोनों बार साथ दे गई और वो दोनों ही बार बच गई। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं यूएसए में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन उनको असैसिनेट कर दिया गया था। इसमें 1968 में रॉबर्ट एफ कैनेडी और 1972 में जॉर्ज वॉलिस का नाम है। 1912 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ना थियोडोर रूजवेल्ट, ये व्हाइट हाउस के बाहर घूम रहे थे तब इनको भी किसी ने गोली मार दी थी और इनकी भी किस्मत अच्छी थी, ये बच गए थे। जॉन एफ कैनेडी को जब एक बार असैसिनेट किया गया था तो इसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था। वर्ल्ड में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के। अभी रिसेंटली ही लॉकडाउन में जापान में शिंजो आबे को एक जापानीज सिटीजन ने शूट कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड के जो एग्जाम्पल लेंगे ना ये सब एक्सेप्शन हैंगे। और यहाँ पे जो फायर आर्म्स है ना उस तरीके से अवेलेबल नहीं थे जिस तरीके से यूएसए में अवेलेबल थे। यहाँ पे कई जगह एक्सप्लोजिव्स का यूज़ किया गया था और कुछ रेयर ही थे जहाँ पे गन्स का यूज़ किया गया था। और जो गन्स इस्तेमाल की भी गई थी ना उनको घर पे किसी ने अपने हाथों से बनाया था। दूसरी तरफ जो यूएसए
यूएसए है ना उसका केस ही अलग है। वहाँ पे जो फायर आर्म्स है ना इतनी आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा शूटिंग्स होती हैं गन्स की वहाँ पर कि हर साल 35,000 से ज़्यादा जो यूएसए के सिटीजन्स हैं ना वो मारे जाते हैं। और इसमें से ज़्यादातर जो शूटिंग्स हैं ना वो पब्लिक प्लेस में और इसके अलावा स्कूल्स में होती हैं। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने ना इस टॉपिक को दोबारा से हाईलाइट कर दिया है। तो क्या डेमोक्रेट्स और उसके अलावा जो रिपब्लिकन्स हैंगे वो इलेक्शन में इस इशू को हाईलाइट करेंगे? देखो, जो ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी है ना रिपब्लिकन, उसके ऊपर पहले से ही जो है ना नेशनल राइफल एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस हैगा। और उनका ये कहना है जो गन लॉज अभी बने हुए हैं ना उनको हमें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा, वही ठीक रहेगा। इन लॉज के साथ छेड़छाड़ करने पे ना हमें इलेक्शन में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है ना जिसके ऊपर मार्च फॉर आवर लाइफ्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस हैगा, उनका ये मानना है कि जो असोल्ट वेपन्स है ना इनके ऊपर हमें बैन लगाना होगा और इसके अलावा जो लूप होल है ना उनको हमें फिल करना होगा जो करंट सिस्टम है इसके अंदर। बाकी ये भी जो है ना किसी भी तरीके की बैन की बात नहीं करती। दोनों पॉलिटिकल पार्टी आने वाले समय में क्या स्टांस अपनाती हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो एक इंसिडेंट है ना इसने यूएसए की मेन स्ट्रीम मीडिया में जो यूएसए में गन वायलेंस की प्रॉब्लम है ना इसको हाईलाइट कर दिया है। प्रेजेंट में ना यूएसए में एक स्लोगन काफी पॉपुलर रहेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर मैं कहता हूँ इट वुड बी वे मोर गुड इफ अमेरिका थिंक अगेन व्हाट देयर गन लॉज। फिलहाल के लिए यह है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।